हेलो। तो आज का अपना चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, रेल प्रॉब्लम, हॉल इफेक्ट, रोटेशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, एसी जनरेटर एंड सेल्फ इंडक्टेंस। उसके साथ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड, आरएल सर्किट, सीरीज पैरेलल इंडक्टर जो कि है कनेक्शन हम जो करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टेंस एंड ईडी करंट। तो ये है अपना आज का टारगेट। इसमें हम लोग काफी सारी चीजें देखने वाले हैं, तो बने रहिए। तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। तो ये रहा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किससे डिनोट करते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। जो कि इसका फॉर्मूला रहता है फाई इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, बी बार डॉट। तो ये बी बार क्या है? बी बार है मैग्नेटिक फील्ड, बी बार है मैग्नेटिक फील्ड। ए बार क्या है? एरिया वेक्टर। ए बार क्या है? एरिया वेक्टर। और फ्लक्स तो बना अपना फाई, ओके। और दूसरी ये बात, ये बीच में डॉट क्यों दिया है? ये वाला डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये है डॉट। और डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा? डॉट रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर प्रोडक्ट। और ये स्केलर प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो कि प्रोडक्ट होगा, रिजल्टेंट होगा, वो क्या बन जाएगा? स्केलर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी है अपने पास वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो हमने एक चीज ढूंढ के निकाली, फाई जो है वो है स्केलर, ठीक है। दूसरी बात कि फाई का फॉर्मूला हमने किस तरह से देखा? फाई इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से? बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। ये देखा होगा तुमने वेक्टर चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लिखेंगे बी ए कॉस थीटा, जस्ट बी ए कॉस थीटा। हियर इज योर फाई, हियर इज योर फाई, ओके। यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी। तो ये बी और ये कॉस थीटा, इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा जो फाई है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ये डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर, और ये डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। थीटा कौन है? एक एंगल है। किसके बीच का एंगल? एंगल बिटवीन ए एंड बी, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, इन दोनों के बीच वाला ये है एंगल। बात समझ में आ रही? कुल मिला के अगर कहा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी बार डॉट ए बार, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? बी बार डॉट ए बार। और ये अपना आगे चल के क्या बनेगा? ये बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अगर थीटा तुम्हारा 0 हो जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? बी आएगा। उसके बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल तो। लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या होगा? थोड़ा सा एसआई यूनिट के बारे में देखते। बी यानी कि क्या? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट रहता है टेस्ला। क्या रहता है? टेस्ला। ये यानी कि क्या? एरिया। एरिया का ऐसा यूनिट रहता है मीटर स्क्वायर। कुल मिला के इसे हम लोग कहेंगे टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या कहेंगे? टेस्ला मीटर स्क्वायर। और इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग कहते हैं क्या? इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग कहेंगे वेबर। क्या कहेंगे? वेबर, जिसे हम लोग डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू बी से। चलो ठीक है, ये तो बना अपना एसआई यूनिट। लेकिन सीजीएस में क्या बनेगा? सीजीएस में फाई का यूनिट क्या बनेगा? तो फाई को हमने रिप्रेजेंट किया था बी ए से। बी का एसआई यूनिट बन गया था टेस्ला, एरिया का एसआई यूनिट बन गया था मीटर स्क्वायर। अभी हमें चाहिए सीजीएस। तो सीजीएस में मैग्नेटिक फील्ड बनती है गॉस। क्या बनती है? गॉस। और मीटर स्क्वायर क्या बना? सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके बनाएंगे
मैक्सवेल। तो अपना CGS यूनिट बना मैक्सवेल। तो मैक्सवेल का और वेबर का क्या रिलेशन है? तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ये बना रिलेशन। 10⁸ कैसे बना देखो, यहां पे मैं बताता हूं। 1 टेस्ला इट इज नथिंग बट 10⁴ गॉस, एंड 1 मीटर स्क्वायर ये बनता है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को अगर कंबाइन किया जाए तो 10⁴ गॉस इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बन गया 10⁸ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही 10⁸ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बनेगा? मैक्सवेल। और टेस्ला मीटर स्क्वायर बनेगा वेबर। समझ में आया? आगे बढ़े? चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि बी बार की कुछ इस तरह से क्वांटिटी है, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और ए बार की क्वांटिटी है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। तो अगर पूछा जाए फाई यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स तो सीधे सीधे फाई को रिप्रेजेंट करेंगे बी डॉट ए के साथ। अगर हम लोग इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड। ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फाई, तो क्या लिखोगे? क्या आएगा डायमेंशन ऑफ फाई? तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता है कि फाई जो होता है वो बी ए के इक्वल होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। लेकिन सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन पता होंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एरिया तो हमें पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये पता होना चाहिए, और ये एरिया। तो कुल मिला के बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला जो कि तुम्हें पता होगा, मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट क्यू वी बार क्रॉस बी बार। और एक उसी तरह से फॉर्मूला है आई एल बी करके। ठीक है, आई बोले तो ये है करंट, एल बन जाएगा तुम्हारा लेंथ, और बी है, बी बना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर इसे हम इंटरचेंज कर ले तो बी बन जाएगा फोर्स डिवाइड बाय आई एल। तो बी अपने पास आएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, बी का यूनिट कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। ठीक है ना, ओके। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, चलो क्या होता है देखते हैं। तो फाई तो हमें पता है बी ए है, तो बी तो हमने निकाला न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और एरिया भी बन जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर गेट्स कैंसल, तो ये बन गया न्यूटन मीटर पर एम्पियर। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो ये क्या है, न्यूटन मीटर है ना। न्यूटन मीटर क्या बन जाता है? न्यूटन मीटर बन जाता है जूल पर एम्पियर। इसे अलग तरीके से भी देखा जाए तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, चलो कि हमारे पास हमें चाहिए था फाई, तो हमने लिखा बी है। तो बी के लिए हम लोग पहुंच गए फोर्स के पास। तो फोर्स ने क्या बताया, इसका फॉर्मूला है आई बी एल करके। तो बी बन गया हमारा फोर्स डिवाइड बाय आई एल। ओके, ये बन गया बी, और एरिया इज इक्वल टू रहता है एल स्क्वायर। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो फाई हमारा क्या आएगा, फोर्स डिवाइड बाय आई एल इंटू एल स्क्वायर। तो कुल मिला के आएगा फोर्स इंटू लेंथ और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय करंट, डिवाइड बाय करंट। चलो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया, फाई इज इक्वल टू एफ एल डिवाइड बाय करंट। ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा वर्क डन, वर्क डन डिवाइड बाय करंट। बात समझ में आ रही है? तो हमारा फाई का जो डायमेंशन रहेगा वो वर्क डिवाइड बाय करंट रहेगा। ठीक है, तो वर्क के डायमेंशन क्या रहते हैं? वर्क के डायमेंशन रहते हैं क्या बताओ, m1 L2 T-2, ये बन गया वर्क के डायमेंशन, और ये बन गया करंट का डायमेंशन। तो कुल मिला के बन गया m1 L2 T-2, ये ऊपर जाएगा, ये बन गया A-1, ये हमारा बन गया फाई के डायमेंशन। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन हमने निकाल लिए। उसके साथ हमें एक चीज पता चल गई, जो कि है फाई का यूनिट हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फाई को हम लोग वर्क पर करंट बोले
तो ये बन जाएगा जूल पर एम्पियर। बात समझ में आ रही है? ये बन जाएगा जूल पर एम्पियर। ठीक है ना? ओके। इतने देर से हम लोग जो मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या चीज? तो ये इस तरह से बोलो, ये है जस्ट अ नंबर। ये है जस्ट अ नंबर। कैसा नंबर? इट इज जस्ट अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो काफी सारी होगी, लेकिन ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है? इट इज जस्ट अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू एरिया। पास थ्रू एरिया ए। बात समझ रहे हो? इट इज जस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब जैसे कि हमने पहले बताया था, फाई जो है वो डिपेंड करता है बी के ऊपर, फाई जो है वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, और फाई जो है वो डिपेंड करता है दोनों के बीच वाले एंगल के ऊपर। तो फाई हमने क्या लिखा था? बी ए कॉस थीटा। अगर मान लो ये इस तरह से एरिया है, ये बन गया इसका एरिया वेक्टर ए बार, और ये है मैग्नेटिक फील्ड बी बार। अगर दोनों के बीच वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री बन जाए तो फ्लक्स कितना आएगा? तो थीटा अगर बन जाए 90 डिग्री तो कॉस 90 बन जाएगा 0। उसके वजह से जो अपना फाई बनेगा वो बनेगा 0। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स तो बन गया 0। अगर मान लो ये है अपना एरिया, और एरिया से ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एरिया के प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर जाता है। बात को समझो। उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरह से बी बार। तो थीटा अपना बन जाएगा 0 डिग्री, यानी कि ए पैरेलल टू बी। इसका मतलब कॉस 0 बन जाएगा 1। इसका मतलब फाई बन जाएगा बी ए। यहाँ पे फाई रहेगा मैक्सिमम। जब भी दोनों के बीच वाला एंगल 0 होगा तब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम रहेगा। ठीक है। अगर ऐसा हो कि मैग्नेटिक फील्ड बी बार नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी कि क्या, बी बार जो है वो कांस्टेंट ना हो। इसके पहले हमने ये देखा, अगर बी बार यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो तो हम लोग फाई को रिप्रेजेंट करते थे बी ए कॉस थीटा से। लेकिन अब ये हुआ बी बार जो है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब हम लोग फाई को कैसे निकाले? अब तो फाई को निकालने का एक तरीका, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी ए बार। इससे तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। तो चलो, एक क्वेश्चन दिया गया है आपको। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखो। क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास एक प्लेन है जिसका एरिया है ए, जिसका एरिया क्या है ए, लेकिन उसका जो एरिया वेक्टर है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है अपवर्ड, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये बात भी सही है। और उस एरिया वेक्टर के साथ यानी कि प्लेन के साथ, उस प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक एंगल बना रही है। अगर इस एरिया के प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रही है तो वो एंगल है अल्फा। तो वो एंगल क्या बना है? अल्फा बना है। ठीक है। अगर इसे हम लोग ठीक से रिप्रेजेंट करें तो ये बना एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने एरिया के प्लेन के साथ जो एंगल बनाया है वो है अल्फा। ठीक है, वो क्या बना है? अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बिटवीन बी एंड ए ये बन गया थीटा। हमने ये इसको थीटा माना है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है फाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। लेकिन कॉस की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो हमें मालूम है अल्फा। तो थीटा क्या हुआ? थीटा क्या हुआ? ये टोटल कुल मिला के 90 डिग्री है ना। थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा कितना हुआ? थीटा कितना हुआ हमारा? 90 माइनस अल्फा। तो ये बन गया कॉस 90 माइनस अल्फा। तो अपना फ्लक्स बन जाएगा बी ए साइन अल्फा। ठीक है। तो समझो, जब भी हम थीटा लेते हैं, थीटा ऑलवेज एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच वाला ही एंगल होना चाहिए, ना कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच वाला। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। अगर मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में
दिया है एक लूप जो कि स्क्वायर वाला लूप है। कैसा है? स्क्वायर वाला लूप। उसमें से करंट फ्लो हो रहा है और उसके बीच में एक सर्कुलर रीजन में तुम्हें पूछा गया है तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमें पता है कि हमने किस तरह से निकाला है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो पहली चीज तो यह है कि तुम्हें बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी यह पता करना होगा ड्यू टू दिस लूप। ये जो सर्किट है, ये जो टर्न है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। एरिया वेक्टर निकालना शायद आसान होगा तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि यह है एक सर्कल जिसका रेडियस है आर, तो इसका एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो रह गई बात थीटा की। थीटा के लिए क्या चाहिए? एंगल चाहिए। एंगल कौन सा? जो कि बी एंड ए के बीच वाला हो। तो बी, इसके लिए हमें चाहिए बी की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन। तो मान लो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, यानी कि अपवर्ड होगी। अपवर्ड जिसे हम लोग या फिर डाउनवर्ड कहेंगे, जिसे हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और बी की डायरेक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो इससे बी की डायरेक्शन पे आ जाएगी डाउनवर्ड, यानी कि इनटू द पेज। इसे हम लोग माइनस के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस के कैप। तो इन दोनों के बीच वाला जो एंगल आएगा, इसका मतलब बी पैरेलल टू ए, इनका एंगल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 बन जाएगा 1। कॉस 0 कितना बनेगा? 1। तो एक दिक्कत तो खत्म हो गई। एक दिक्कत क्या खत्म हो गई? फाई इज इक्वल टू आ गया बी पाई आर स्क्वायर। तो बी की वैल्यू किस तरह से निकाले, चलो देखते हैं। तो ये जो लूप बना है, ये जो स्क्वायर बना है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वो बना है 4 अलग अलग रॉड से, यानी कि वायर से। 4 अलग अलग रॉड से यानी कि वायर से बना है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, एक वायर को हम लोग बाहर निकाले और वो पॉइंट पी जो कि हमारे सेंटर का सर्कल है, वो वायर से कितनी दूरी पे होगा? L/2 दूरी पे होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इट इज नथिंग बट के आई बाय आर। आर यानी कि हमारा L/2 होगा। वो कितना होगा? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? के आई की वैल्यू आई, आर बन गया L/2। साइन थीटा 1 यानी कि साइन 45 बनेगा। ये साइन 45 यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन 45 एंड साइन थीटा 2 इज इक्वल टू ऑल्सो साइन 45। अभी ये 45 क्यों आया? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का आधा 45 आया और इसका आंसर आता है 1/√2। इसका आंसर भी आता है 1/√2। 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये कुल मिला के आएगा के आई, यहाँ पे ऊपर आएगा 2L, नीचे 2/√2। इसका ये बन जाएगा 2KI/L√2। इसका मतलब ये हुआ 2√2 KI/L। ये केवल एक वायर की वजह से हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड आया केवल एक वायर की वजह से। ऐसे कितने वायर हैं हमारे पास? 4 वायर है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आई है एट पॉइंट पी के पास, जो कि सिंगल वायर की वजह से थी, वो आ गई थी 2√2 KI/L। तो कब से आप सोच रहे हो ये के क्या है? के है μ0/4π। μ0 क्या है? परमिएबिलिटी। ठीक है, तो अगर मुझे नेट बी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 इंटू BP। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2√2 KI/L। ये आ जाएगा 8√2 KI/L। बात समझ रहे हो? ओके, ये तो ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते चलो। अब बारी है के की वैल्यू पुटअप करने की। ये आ गया 8√2, के की वैल्यू आ गई μ0/4π। ये आ गया करंट और ये अपना लेंथ L। ठीक है, तो 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2√2 आएगा μ0/π I/L। ये अपना आ गया B। ठीक है, हमने मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल ली। तो चलो हम आप पहुंचे हैं फ्लक्स के पास। फ्लक्स कितना था? B/r²। B/r² और B की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 2√2 μ0/π। ये आ गया I
ये आ गया L और ये R स्क्वायर, ठीक है ना, पाई R स्क्वायर। तो पाई पाई गेट्स कैंसल, आगे आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट I R स्क्वायर डिवाइड बाय L। ये आ गया अपना टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एट द सर्कुलर लूप। तो ये समझ आ गया होगा दोस्तों। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में